गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। 4 दिन मेरी क्लासेस नहीं हो पाई, मंडे से थर्सडे तक, और 2-3 दिन तो मैं अपने मम्मी के घर गई हुई थी, इसीलिए क्लासेस नहीं हुई। और 1-2 दिन फिर ये अभियान जो आजकल चला हुआ है कि किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खोल दिए जाएं, और एक कोशिश, एक मुहिम कह लीजिए, एक प्लान्ड तरीके से कि भाई सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंचे। और जिन स्टूडेंट्स की बैठे बैठे एज निकलती जा रही है, इन स्टूडेंट्स को एक तो मौका ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि इनके 2 साल कहाँ चले गए इन्हें ही नहीं पता। 2019 के बाद 20 में कोई बड़ा पेपर हुआ नहीं, लॉकडाउन में निकल गया। 21 में कोई इक्का दुक्का पेपर हुए तो वो इतने बड़े पैमाने पर लीक थे कि उनको कैंसिल किया गया। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम इंसान में, जहां परिवारों में बच्चे एक दिन एक्स्ट्रा होने पर, सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा होने पर फॉर्म भरने से चूक जाते हैं, उनके हकों की डिमांड रखने वाला कोई तो होना चाहिए। तो इसीलिए अब पिछले 2 दिन से परिमल सर लगातार इस कोशिश में है। परसों बहुत सारे सेंटर्स, लगभग 200 ब्रांचेस पर स्टूडेंट्स जो थे, बहुत सारी ब्रांचेस पर अपने अपने तहसीलदार, एसडीएम, डीसी के पास पहुंचे और उन्होंने लिखित में ये दिया कि भाई ज्ञापन सौंपा सीएम के नाम। बहुत अच्छी बात है, और इस तरह की मुहिम चलेंगी तो शायद कुछ बहरे कानों तक ये बातें पहुंच जाएंगी कि स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे 1 साल और बंद रहे, क्योंकि देखिए जो चीजें चल रही हैं, सरकार को क्या फर्क पड़ता है कि आपका एक चांस कम है या ज्यादा। सरकार के घर में तो किसी को पेपर देना नहीं होगा, किसी सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी के बेटे को तो सरकारी नौकरी चाहिए नहीं, उनकी बेटी को तो कहीं टीचर लगना नहीं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 2 साल का फर्क हमें पता है एक एक परिवार पे पड़ेगा, जो आम इंसान है, क्योंकि उनका बेटा अगर 21 से ऊपर कूद गया तो बहुत सारी चीजों में तो लड़के जो है वो 21 तक ही एलिजिबल होते हैं। ऐसी लड़कियां हैं, जैसे पुलिस की बात करें तो कहीं 21, कहीं 23, कहीं 24। अब जो 22 साल में सोच रहा था पढ़ने की, उसको बैठे बैठे 24 साल पूरे हो जाएंगे इस साल। तो इस तरह के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई अगर कोई नहीं करेगा तो फिर तो ये दिक्कत है ना आम इंसान के साथ। इसीलिए कोशिश है कि कोचिंग सेंटर्स खुल जाएं, स्कूल्स खुल जाएं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जहां बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक बेस बन रहा होता है, भविष्य का निर्माण हो रहा होता है, उन्हें घर बैठाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जबकि अब दिख रहा है कि बीमारी खत्म होने की उस पर आ गई है। आप सब अपने आसपास भी देखिए, अगर कोई कोरोना पीड़ित है ना, तो वो जो वायरस है वो इतना स्ट्रांग वाला नहीं है इस टाइम पे कि डेथ हो। इस टाइम अगर किसी को कोरोना हो भी रहा है तो वो ठीक होते जा रहे हैं। तो सरकार को भी ये देखना चाहिए, मार्केट खुल गए हैं, हर तरफ रौनक लग गई है। तो उस तरह से अगर देखें तो स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, ये लोग कॉलेज के अलावा, स्कूल के अलावा मार्केट भी तो जा ही रहे हैं ना। आप देखिए मार्केट में 1-1, 2-2 साल के बच्चों को लेकर कितनी औरतें घूम रही होती हैं। तो जब सब कुछ खुल गया तो मुझे ऐसा लगता है 9वीं, 10वीं, 11, और देखिए मेरी खुद की बेटी भी 9वीं में है। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों के बच्चों की लाइफ के रिस्क के लिए बात कर रही हूँ, मेरी खुद की बेटी 9वीं में, और मुझे लगता है कि अब स्कूल खुलने चाहिए ताकि उनका भविष्य का निर्माण जो स्कूल में इस टाइम होना चाहिए वो हो। अदरवाइज तो बैठे बैठे ऐसे ही 9वीं, 10वीं भी निकल जाएगी। 5वीं का बच्चा 7वीं में आ गया, स्कूल 1 दिन नहीं गया। जो मेन एज सीखने की है 6ठी से स्टार्ट होती है ना, जब सीनियर क्लासेस गिनी जाती हैं। 5वीं तक भी एक बेस का काम करते हैं, इकट्ठे रहना, खेलना, हंसना, कूदना, बैठना, झगड़ना, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। ये वंचित कर दिया बच्चों को। और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तो अगर स्कूल नहीं गए, बिना गए पास हो गए, तो आप खुद देखो 10 साल बाद ये पीढ़ी कैसी तैयार हो रही है। और क्या इसका असर आपकी इकोनॉमी पे नहीं आएगा? क्या आपके देश पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी 10वीं, 12वीं के बच्चे बिना पढ़े ही पास होते जा रहे हैं? लॉन्ग रन में दिखाई देगा, टीचर्स को दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये सरासर गलत है। और इस महीने जब कंडीशंस नॉर्मल हो गई हैं, ये 12वीं के बच्चे क्या बाहर नहीं निकल रहे घर से? तो पेपर देख के आने में 5 पेपर ही तो देने होते हैं। क्या महीने में 5 पेपर नहीं लिए जा सकते थे जून के महीने में, जब चीजें स्थिति काबू में है? लेकिन वही बात है कि पूछे कौन। कोचिंग सेंटर्स की बात कुछ लोग लिख रहे हैं कब ओपन होंगे, हमें भी नहीं पता। कोशिश पूरी है। आज भी परिमल सर जो है पानीपत की तरफ कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने, कल परसों भी वो लगातार इन्हीं मीटिंग्स में थे, इसलिए क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं कि भाई एजुकेशन पे काम किया जाए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके देश में, सब कुछ खुल गया, लेकिन स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है और कोचिंग सेंटर्स बंद है। गलत है, ये सरासर गलत है। इसमें जान की अगर बात करो कि भाई जान पे, तो मेरी खुद की बेटी मैं बता रही हूँ 9th क्लास में, मैं दिल से चाहती हूँ स्कूल खुल जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है घर पे बैठ के ना तो उनको कोई मोटिवेशनल फैक्टर पढ़ने के लिए, ना उनके सामने कोई इस तरह का कंपटीशन की यार मेरा मार्क्स मुझे लेने हैं, मेरा पेपर आ गया, मुझे क्लास में सबसे आगे रहना है, ये है ही नहीं बच्चों के अंदर। अब उनका स्कूल बस एक कुर्सी और
मेज बनकर रह गए हैं। तो ऐसा कैसा स्कूल है जिसमें कोई डेवलपमेंट ना हो? ऐसे स्कूलों की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या सीखेंगे ये बच्चे? तो मैं अपने बिहाफ पे भी ये बात कह रही हूँ, सबके लिए है। जो थोड़ा सा समझदार इंसान है ना, उसको दिल से सोचना चाहिए कि अब अगर नहीं पढ़ेंगे इस साल भी तो भविष्य बिल्कुल ही गड्ढे में जाएगा, फिर बदलाव नहीं होगा। फिर तो आप मान लो कि अगली पीढ़ी भी नालायकों की इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि 4-5 साल से ये चीजें 2 साल की अगले 20 साल तक प्रभावित करने वाली हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर थे, संविधान के भाग, और मैंने भाग पूरे 22 पढ़ा दिए थे। हर एक भाग के आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए थे और अनुसूचियां पूरी हो गई थी, और संविधान के अनुच्छेद पे हम आ गए थे, भाग के अंडर आने वाले, और 81 तक की बातचीत हमने पूरी कर ली थी, जिनमें हमने सारा इम्पोर्टेंट जो भी देश को प्रभावित करता है वो सारा देख लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो हल्की चीजें हैं ना उसकी तरफ पढ़ाई बढ़ेगी, क्योंकि मेन जो चीजें थी वो भाग 5 तक आ जाती हैं। सबसे पहले देश की बात थी, उसमें यूटी और राज्य आ गए थे, फिर नागरिकता की बात थी, फिर मौलिक अधिकारों की बात थी, फिर उसके बाद डीपीएसपी की बात थी, फिर केंद्र सरकार की बात थी, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक का सफर था, और उस 52 से 151 के हम पड़ाव में आगे बढ़ते हुए 81 तक पढ़ चुके थे, जो मुझे उम्मीद है तुमने पढ़ा भी होगा और याद भी कर लिया होगा। 1 से 81 तक का हर एक आर्टिकल कीमती है, लेकिन अब आर्टिकल्स धीरे धीरे इंपॉर्टेंट वाले कम रह जाएंगे, क्योंकि अब जो चीजें हैं ना वो रिवाइज टाइप की होंगी, रिवीजन टाइप। कैसे? राष्ट्रपति जैसी सेम पावर्स राज्यपाल को बताएंगे, पीएम जैसी सारी बातें सीएम के उसमें करेंगे, और लोकसभा जैसी बातें आगे जाके विधानसभा के लिए करेंगे, राज्यसभा की बातें विधान परिषद। तो अब सब चीजें ना रिपीटेड फॉर्म में दिखेंगी, इसीलिए अब इंपॉर्टेंस धीरे धीरे घटती जाएगी, और 80 के बाद तो चंद ही आपके एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 80 तक एक एक के बारे में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यही देश का निर्माण करते हैं। इसके बाद याद करो, भाग 6 तो राज्य सरकारों का था। फिर इस तरह से धीरे धीरे हमने पढ़ा था ना, 7 तो काम का नहीं था। 8वें में क्या थी हमारी? यूनियन टेरिटरीज। 9वें में हमारी फिर ये पूरा सिस्टम था पंचायत वगैरह का। 10वें में SC ST था। तो अब चीजें ना रिपीटेड फॉर्म में दिखेंगी, इसीलिए यहाँ तक के टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसलिए मैंने एक एक आर्टिकल आपके सामने एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए आज इससे आगे चलते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था, देखो यहाँ आर्टिकल 81 पे आके हम लोग रुक गए थे, लोकसभा की संरचना। एक बार थोड़ा सा देख लें ताकि हम लोगों को चीजें डिफिकल्ट ना लगे। ये देखो, हम ये पढ़ रहे थे ना मंत्रियों वाला, ये देखो उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तुम्हें सारा, राष्ट्रपति पढ़ाया था, ये उपराष्ट्रपति था, ये राष्ट्रपति था आर्टिकल 52 से, अगर तुम्हें याद हो तो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे। ठीक है, फिर बताया था 11-11 के अंतर पर है, 52, 63, 74। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का मुखिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया यानी प्रधानमंत्री, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। इनके ट्रिक्स बताए थे, PET तो प्रेसिडेंट, इलेक्शन, टेन्योर, फिर उसके बाद Q क्वालिफिकेशन, फिर उसमें एक एक जोड़ के बताया था किस तरह से याद करना है। फिर 60 में इनकी शपथ थी, 61 में इनका महाभियोग इम्पीचमेंट था, उसके बाद 63 में उपराष्ट्रपति था। फिर उपराष्ट्रपति कौन? तो पदेन सभापति है। फिर उसके बारे में सेम ऐसे ही इलेक्शन, टेन्योर सारी बातें थी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। देखो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का सारा कुछ कंप्लीट था। इसके बाद हमारा आ गया था 70, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 से, जिसमें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी जिसका मुखिया कौन था? PM था। तो 11-11 के डिफरेंस पे आपको बताया था मैंने ये। इसके बाद महान्यायवादी था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार का मान लीजिए वकील है परमानेंट, जब तक सरकार रहेगी वो रहेगा, सरकार की मर्जी से, सरकार मतलब PM मान लीजिए, उसकी मर्जी से वो बनाया जाएगा, उसके चाहने तक वो अपनी सीट पे बैठ पाएगा। तो आर्टिकल 76 बहुत काम का है, महान्यायवादी। ठीक है, इसके बाद PM और राष्ट्रपति के रिश्ते बताए थे, आर्टिकल 78 में है कि PM क्या करेगा और राष्ट्रपति क्या जानकारी मांग सकता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में कहें एक, जिसमें साझे दोनों के कर्तव्यों का उल्लेख है, दोनों की आपस के रिश्तों का, संबंधों का उल्लेख है, तो आर्टिकल 78 में है। ठीक है, 74 के बाद PM और मंत्रिपरिषद, 78 में जाके एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद 79 में स्टार्ट होता है आपका पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में पहले उच्च सदन की बात की थी तो राज्यसभा, और उसके बाद लोकसभा। 81 इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए क्लासेस डेली होती हैं, कोई लिख रहा है क्लास डेली लो, डेली होती हैं। 3-4 दिन के लिए मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ थी नहीं, इसलिए क्लास नहीं हुई, नहीं तो जिस दिन से ऐप स्टार्ट हुआ है मेरी क्लासेस डेली ही रही हैं। कभी ऐसा हो जाए मुझे कहीं जाना पड़ जाए 3-4 दिन के लिए तो अलग बात है, अदरवाइज अगर मैं यहाँ अवेलेबल हूँ तो मैं क्लास डेली लेती हूँ। चलिए, संघ की न्यायपालिका आज हमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। एक बार देखना जरा, 81 से 123 यानी 82 से 123 के आर्टिकल्स नहीं लिखे यहाँ,
क्यों नहीं लिखे, मैं कारण बता दूं। 81 में लोकसभा राज्यसभा जब खत्म हो जाती हैं 81 में, तो वहां से स्टार्ट होता है उनका काम। यानी वो क्या करती हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा कानून बनाती हैं। कानून कैसे बनता है, तो तरह तरह के विधेयक होते हैं, जिनमें धन विधेयक, साधारण विधेयक, दो तरह के हैं। आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक की चर्चा है, आर्टिकल 110 में फिर धन विधेयक स्टार्ट होता है। फिर अगर गड़बड़ होती है तो संयुक्त बैठक किस पे बैठती है, उसको आगे एक्सप्लेन किया गया। यानी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जब मैं ये पूरी चीजें डिटेल से पढ़ाऊंगी, लोकसभा राज्यसभा, अभी तो सिर्फ शब्द लिख दिए लोकसभा राज्यसभा, ये थोड़ी है लोकसभा राज्यसभा, ये तो सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। असली लोकसभा राज्यसभा पढ़ने में तो हफ्ता भर लग जाएगा हमें, क्योंकि उनकी शक्तियां, उनके काम, उनके जो अलग अलग उनका भारत के संविधान में या आने वाले टाइम में जो योगदान है, सबके बारे में पढ़ने में टाइम देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ा है। 82 से लेके 123 तक, 123 तक में फिर ये भी आ जाएगा अध्यादेश भी, ये सब पढ़ाया जाएगा जब हम लोकसभा राज्यसभा को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेन किया गया कि क्या होते हैं विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संयुक्त बैठक, लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका इन सब में है, और कैसे कैसे बैठकें होती हैं। तो सारा कानून बनने का जो प्रोसेस है ना, आप ये मानिए वो एक्सप्लेन किया गया। फिर कानून बनाते टाइम क्या न्यायपालिका का भी कोई रोल रहेगा, क्या वो उस पर बाउंडेशन लगा सकती है, नहीं लगा सकती, ये सब आर्टिकल 122 तक कंप्लीट है। फिर 123 में बताया कि अगर कानून ऐसे ना बन पाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश ले आए। तो जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना, राष्ट्रपति तो डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ पद और ये सब पढ़ा था। 52, 54, 56, 58 थोड़ी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तो एक हफ्ते भर का टॉपिक है पूरा, जिसमें सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, वहां फिर आर्टिकल 123 आएगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि वो ना समझ नहीं आ सकता, वो बिना कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए सिर्फ रटा नहीं जा सकता। तो इसलिए आर्टिकल 82 से लेके आर्टिकल 123 तक सारा कैसे कैसे कानून बनता है, कौन कौन से चरण होते हैं, सचिवालय का क्या रोल होता है, लोकसभा का क्या रोल है, कौन सा विधेयक कहाँ पेश होता है, कौन पेश कर सकता है, विधेयक कैसे सरकारी होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। लेकिन ये अगले टॉपिक में है, जहां ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ाऊंगी ना, वहां जाके फिर इनका जिक्र आएगा। इसलिए यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो समझ नहीं आता। वो सारी चीजें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब पता चलेंगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको जब मैं पढ़ाऊंगी ना, विधेयक, जो बच्चे पुराने सुन रहे होंगे, जो क्लास ले रहे हैं, उन्हें पता है विधेयकों पे हम एक लंबे डिस्कशन करेंगे, किस किस तरह के विधेयक कौन पेश करता है, कहाँ आते हैं, किसकी मर्जी से आते हैं, सब चीजें तब पढ़ेंगे। तो उसके आगे है संघ की न्यायपालिका। ये समझ जाओ, यहाँ लोकसभा राज्यसभा के काम आएंगे। जो बीच का हिस्सा छोड़ दिया ना, वहां लोकसभा राज्यसभा के काम, तो उस काम में यहाँ एक एक काम को एक्सप्लेन करने से समझ नहीं बन सकती, इसीलिए उसको वहीं पे छोड़ दिया। संघ की न्यायपालिका, अब टॉपिक बदल गया। तो कानून जब बन गए उसके बाद संघ की न्यायपालिका, तो आप जानते हैं आपके यहाँ दो तरह के कोर्ट्स हैं, ये भी एक टॉपिक है। लेकिन यहाँ सिर्फ मोटी बात करें, एक सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और राज्यों में बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट। लेकिन राज्य के हाई कोर्ट के ऊपर भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। यानी आप ये नहीं कह सकते कि राज्य में हाई कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। राज्य के हाई कोर्ट से बड़ा कोर्ट आपके देश का सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपके कहीं की सुनवाई नहीं होगी। जो उसने कह दिया वो फुल एंड फाइनल है। उसके डिसीजन के अलावा आप कहीं भी जाके अपनी कोई पिटीशन या इस तरह का नहीं दायर कर सकते। ठीक है, चलिए, तो संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन है। तो हाई कोर्ट भी आएगा जब राज्यों का टॉपिक आएगा ना, भाग 6 की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे। आप याद करो आर्टिकल ये 52 से लेके और 151 तक पढ़ा था ना हमने, भाग 5, जिसमें हमने पढ़े 5 अध्याय। तो वही तो चल रहे हैं, ये सारा कुछ वही चल रहा है। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट आ गया आर्टिकल 124 में। ठीक है, फिर 125 में इनके वेतन आ गए। और मैं आपको बता दूं, आपके देश में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, न्यायाधीशों के वेतन कभी भी काटे नहीं जाते। ये बहुत बड़ी, बहुत 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 बड़ी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो न्यायाधीशों के वेतन में जो है वेतन काटा जा सकता है, अदरवाइज न्यायाधीशों का वेतन कभी काटा नहीं जाता। और आपके देश में न्यायाधीशों का सबसे बड़ा वेतन है 2,80,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े, जिसको आप कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका सैलरी मिलती है उनको महीने की 2,80,000 रुपए। उनके अलावा 33 जज और हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनको 2.5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो आपके देश में 25 हाई कोर्ट हैं। किसी भी राज्य का अपना पर्सनल हाई कोर्ट राज्य का भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है।
एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट में, पहले सिर्फ एक हाई कोर्ट था 7 बहनों का, लेकिन आज वहां 4 हाई कोर्ट हैं। 3 के अभी 2013-14 के आसपास बने हैं और एक पुराना है। तो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स की 7 बहनें जो राज्य है, उन 7 के मिला के 4 हाई कोर्ट हैं, जबकि पहले उनका एक ही हाई कोर्ट था। तो 2013 में उनके 3 हाई कोर्ट बने हैं। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। नहीं तो उससे पहले उनके 21 हाई कोर्ट थे, फिर वो 3 बने तो 24 हुए थे, और 25वां तो अब ये 2019 में जब आपका ये नया स्टेट बना था ना 2014 2 जून को, तेलंगाना, इसने बनाया है। तो आज की डेट में आपके देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स में जजेस होते हैं 1+, डिपेंड करता है कितनों की जरूरत है। इसलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में 1+33 है ना, हाई कोर्ट में 1+ पता नहीं है। ये कम ज्यादा डिपेंड करते हैं जनसंख्या के ऊपर। मामले ज्यादा देखने पड़ते हैं तो जजेस ज्यादा रखने पड़ते हैं। छोटा राज्य है, मामले कम आते हैं, जजेस कम चल जाते हैं। तो इसीलिए इनकी सैलरी भी ऐसे ही होती है। सुप्रीम कोर्ट का इकलौता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही हो सकता है, 2,80,000 वाला। 33 जो उसके नीचे काम करते हैं जजेस, जिनको हम कहते हैं अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपए। हाई कोर्ट में सबसे बड़े जज, हाई कोर्ट जो राज्य में बड़ा कोर्ट होता है, उसकी सैलरी है 2.5 लाख, जो सबसे ऊपर एक एक बैठे हैं। और जो नीचे हैं उनकी सैलरी है 2,25,000 रुपए, 2.25 लाख रुपए। तो 280 सिर्फ एक आदमी की, 2.5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के 33 की है, और 25 हाई कोर्ट में एक एक तो बैठा होगा ना चीफ जस्टिस, उनकी है। उनकी कितनी है? 2.5 लाख रुपए महीना। और जो हाई कोर्ट्स में नीचे के जजेस हैं, उन एक एक के अलावा उनकी है 2.25 लाख रुपए। और डिटेल में पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का टॉपिक आएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक आइडिया दिया। इसके बाद फिर न्यायमूर्ति, ये सब इन्हीं से जुड़ा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 124 याद रखना मेन। 127 तदर्थ न्यायमूर्ति। तदर्थ क्या होते हैं? एडहॉक सुना है? नौकरियां भी निकलती हैं एडहॉक पर, ADHOC, एडहॉक। एडहॉक होता है जो कुछ टाइम के लिए आपको नौकरी पे रख लिया जाए, तो उन्हें वो परमानेंट नहीं होते, उन्हें कहते हैं एडहॉक। तो एडहॉक आप देखिए जजेस भी रखे जाते हैं। ये एडहॉक जजेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं। हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस रखे जा सकते हैं। एडहॉक जजेस अगर एग्जाम में आए, तदर्थ न्यायाधीश कहाँ रखे जा सकते हैं? तो केवल सुप्रीम कोर्ट में। ये किसी आर्टिकल में लिखा है जी, बिल्कुल। कौन से आर्टिकल में? 127 में। ठीक है, एडहॉक पे ज्यादातर वो रखे जाते हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, फिर कुछ टाइम के लिए लगता है कि यार कुछ जजेस केसेस ज्यादा हैं, कुछ जजेस हमें चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो एडहॉक वालों को ले लेते हैं। एडहॉक में ऐसे अनजान आदमी को नहीं लेते। 99.9% चांसेस ये हैं जो रिटायर्ड हुए या तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, उनको कुछ समय के लिए रखा जाता है। चलिए, 128 में कुछ नहीं है, बस पढ़ लेते हैं। बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो ये और ये एक जैसे पॉइंट है, लेकिन वो उपस्थित हैं, उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, 124 बहुत काम का था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। फिर उससे अगले में इनके वेतन, फिर न्यायमूर्ति की नियुक्ति, और उसके बाद एडहॉक वाले, फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ये काम के नहीं उतने ही, याद 124 करना। 129 अभिलेख होगा, रिकॉर्ड होगा। इसका एक एक मामला मेंटेन किया गया है रिकॉर्ड के रूप में। और छोटे कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स जब भी किसी मामले पे कोई दिक्कत आती है उनको, तो देखते हैं ऐसे ही किसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया था, तो वो उसको एक एग्जाम्पल मान के और उसके बिहाफ पे फिर चीजों के डिसीजंस लेते हैं। तो इसका हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है हर एक मामले का, चाहे वो मामला मौलिक अधिकारों का था, वो राज्य सरकारों की लड़ाई का था, या कोई भी मामला था, वो केंद्र राज्य की लड़ाई थी, राज्य राज्य की लड़ाई, कुछ भी मामला, हर चीज को अभिलेख मतलब होता है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड रखा जाएगा पूरे हर एक मामले का। 1950 में बना था ना ये, उससे पहले तो प्रीवी काउंसिल के में जाया करती थी इसके खिलाफ भी चीजें। तो अब ये मान लीजिए 1950 से आज 2021 तक जितने मामले इसने देखे, इसने पता नहीं कितने मामले देखे होंगे, हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन है। आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, आएगा नहीं, सिर्फ तुम्हें बता दिया क्योंकि ये शब्द काम का है। 131 कहता है इसकी आरंभिक अधिकारिता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, आरंभिक अधिकारिता क्या होती है। ऐसे मामले जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट उनको देख ही नहीं सकता, तो वो भी है। ये आर्टिकल नहीं याद करने, सिर्फ ये शब्द बता रही हूँ। इसके बाद है निर्णयों या आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू करना, कि ये निर्णय गलत तो नहीं ले लिया सरकार ने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया। अभी तुम्हें याद है दिल्ली में जब इतने लोग मर रहे थे कोरोना में मई में, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि चाहे कुछ करो, मुझे याद है अखबार की लाइन थी ये, चाहे कुछ करो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ये शब्द थे। यानी कुछ भी करो, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की बातें जो है ना, ये टाइम टू टाइम
कोर्ट्स जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये नजर रखते हैं कि कहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार गड़बड़ तो नहीं कर रही है, और जब जब जरूरत होती है ये उनके बनाए गए डिसीजंस को रिव्यू भी कर सकते हैं। 143 काम का है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये क्या है? कभी कभी राष्ट्रपति ना फंस जाता है किसी मामले में, मतलब मान लीजिए उसके पास कोई कानून बनने के लिए आया, विधेयक आया और उसको कह रहे हैं सर साइन कर दीजिए, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इस पे साइन करूं, ये ठीक है या गलत है। तो उस कंडीशन में अगर जरूरत पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, मेनली तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन वो 4 जजेस की बेंच बना के बातचीत करते हैं, तो वो पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि भाई इस मामले पर क्या ये करना ठीक रहेगा, क्या ये डिसीजन मैं लूंगा तो ये संविधान के अकॉर्डिंग ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा तो संविधान को कोई जानता ही नहीं ना। संविधान को सबसे ज्यादा समझने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो उसको एक्सप्लेन करता है, उसका वर्णन करता है। अगर किसी बात पे डिस्प्यूट होना कि इसका क्या मतलब, तो सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करेगा कि उसका मतलब क्या है। तो इसीलिए अगर कभी राष्ट्रपति को लगे कि ये मामला मेरी समझ से बाहर है, या पता नहीं मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं इससे कानून का उल्लंघन तो नहीं हो जाएगा, तो वो किससे सलाह मांगेगा? सुप्रीम कोर्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है काम का। ये 1, 4, 3 तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। मैंने आपको बताया था ना 2 लेवल के आदमी है ये। सुप्रीम कोर्ट का जो आदमी है सीजेआई, और जो आपका राष्ट्रपति है, एक कार्यपालिका का प्रधान है, एक न्यायपालिका का। इसीलिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजेआई, और सीजेआई की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। दोनों आपस में बराबरी के हैं, एक कार्यपालिका का मुखिया, एक न्यायपालिका का। तो अगर कभी कार्यपालिका के मुखिया को किसी बात पे कोई सलाह मशवरा करना हो तो वो किससे सलाह करे? बराबरी के आदमी से सलाह की जाती है ना। अपने से बहुत छोटे, जिसमें दिमाग नहीं है या जिसका लेवल उतना नहीं है, उससे सलाह लेके आप क्या करोगे? आप सलाह हमेशा लेते हो अपने जैसे, आपको जो लगे मेरी बराबरी का या मुझसे ज्यादा है, तभी तो सलाह मांगी जाती है। तो आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति को सलाह किससे लेनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। ऐसा कहाँ लिखा है? आर्टिकल 143 में, वही पॉइंट है ये। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अब क्या राष्ट्रपति जबरदस्ती इनकी सलाह को माने? नहीं, राष्ट्रपति को कह दिया आपको सलाह अच्छी लगे मानो, ना अच्छी लगे मत मानो। यही तो होता है। सलाह ये थोड़ी थोपनी है। सलाह ये होती है भाई ऐसा कर ले, ये ठीक है, मेरी मर्जी में मानू ना मानू। तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मुझे करना पड़ेगा। हाँ, कर ले तो उनका फायदा, क्योंकि वो समझदारी से भरे हुए डिसीजंस देते होंगे। चलिए अब देखो 143 के बाद फिर काम का 45, 46 काम के नहीं है 47। अब काम का बहुत काम का है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आदमी। आगे पूरी डिटेल में आएगा, इसके ऊपर एक पूरा पेज आएगा, तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ बातें पता हो। कौन होता है ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक? जैसे भारत का महान्यायवादी भी तो आया था अभी आर्टिकल 76 में, वो सरकार का आदमी था। ये आपके और मेरे फायदे की बात करता है। कौन है ये आदमी? जो लेखा जोखा करता है सरकार के सभी खर्चों का। सरकार ने फलाना गेम्स में इतने रुपए खर्च कर दिए, इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए, इतने खर्च कर दिए, इन सब का कोई तो ब्यौरा रखता होगा। जो सरकार पैसा खर्च करती है जगह जगह से, उसका कुछ तो ऑडिट होता होगा ना। तो उन सब कामों को करने के लिए एक पोस्ट है जिसका नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में आप कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। CAG एक ऐसा आदमी है जिसको हम, जैसे सरकार का पैसा सरकार का नहीं है। पहली चीज तो ये मानो सरकार का पैसा आपका और मेरा पैसा है। सरकार जो कहीं भी खड़े होकर कह देते ना फलाना ऋण माफ कर दिया, या हमने जो है गरीबों के लिए योजना चला दी, कोई अपने घर से गरीबों के लिए योजना नहीं चलाता। ये आपका और मेरा टैक्स का दिया हुआ पैसा है, GST के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे, जिस पैसे को सरकार अपने हिसाब से यूज करती है। कभी गरीबों को मकान की मरम्मत के लिए पैसे दे देते हैं, जिसमें कि आधे ये खुद ही खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कभी ये कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, कभी कुछ। तो ये मत सोचा करो पढ़ के कि सरकार कर रही है। आप ये सोचो वो पैसा जनता का पैसा था, जनता के टैक्स का पैसा था, जिसके एवज में सरकार ने कोई स्कीम चला दी या कुछ लॉन्च कर दिया। तो सरकार जब ये करे ना, तो इसमें पढ़े लिखे आदमी को ये समझ होनी चाहिए कि सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च कर रही है, ये आपके और मेरे दिए हुए टैक्स के पैसे से सरकार खर्च कर रही है। सरकार अगर अस्पताल बनवाती है तो क्या सरकार अपने घर से पैसा लाकर लगाती है? उसमें कौन सा मंत्री पैसे देता है? ये पैसा आपके और मेरे दिए हुए टैक्स से है। हाँ, स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा देंगे फला फला आदमी के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन जरा पूछ के देखें कि पैसा किसका लगा, तो हर चीज जनता
की है, ये पूरा भारत जो चल रहा है ना, ये आपके मेरे हम सबके दिए हुए टैक्स के पैसों से है। आपको अगर ये गलत फहमी हो कि आप टैक्स नहीं देते, तो मैं आपको बता दूं, आप जो भी सामान यूज करते हो ना, आप कोलगेट यूज करते हो, आप पेप्सोडेंट यूज करते हो, कोई भी आप कोई सामान लाते हो, कुछ भी लाते हो, उस पे आपको पता ही नहीं है आपने टैक्स दे दिया। जिस चीज का प्रोडक्शन हो गया ना देश में, चाहे वो चप्पल है, चाहे वो कंघी है, उस पर टैक्स लगेगा। हर चीज के प्रोडक्शन पे टैक्स है। तो हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री, हर दुकान पे टैक्स देना पड़ता है ना। तो वो टैक्स अपनी जेब से कौन भरेगा? उस टैक्स को लोगों से ही तो लिया जाएगा। तो हर आदमी टैक्स पेयर है, हर आदमी, कमाने वाला भी और बिना कमाने वाला भी। बस बिना कमाने वाले को पता नहीं चलता, उसको लगता है मैं तो इनकम टैक्स देता ही नहीं। अरे भैया, जीएसटी तो हर चीज पे देते हो, हर चीज पे जीएसटी लगा हुआ है। तुम जो भी सामान खरीद लाए ना, तुमने टैक्स दे दिया। तो तुम्हारे घर में देखो कितना सामान आता है महीने का, तुम सब टैक्स देते हो, हम सब मिलके टैक्स देते हैं। जो ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा टैक्स दें, अच्छी बात है। और मैं तो चाहती हूँ सारा देश ही ज्यादा कमाए, ताकि सब लोग ज्यादा टैक्स दें। ज्यादा टैक्स सरकार को मिलेगा तो ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। पर दिक्कत ये है कि भारतीयों में एक जो बुद्धि है ना, वो विकसित नहीं है। यहाँ लोग सरकार के ये छोटे छोटे प्लान होते हैं ना, भैया 500 रुपए बांट दो या इनको 1000 रुपए दो, इनके पीछे पागल है। ये नहीं सोचते अरे भैया तुम्हारा पैसा ही तुम्हें लौटाया जाता है वो, और लोग खुश हो जाते हैं, फलाना स्कीम चला दी। स्कीम्स की जरूरत भिखारी देशों को होती है। क्यों हम स्कीम्स के भरोसे बैठे रहते हैं? हम सरकार से पढ़ लिख के डिमांड क्यों नहीं करते कि हमें नहीं चाहिए बेरोजगारी भत्ता, हमें रोजगार चाहिए, हमें कमाने के अवसर दो, हम कमा के पैसा अपने घर ले जाएंगे, ना कि लाइन में लग के बेरोजगारी भत्ता लेंगे। हमें नहीं चाहिए इस तरह की फालतू की चीजें कि 2 रुपए किलो अनाज और 1 रुपए किलो चावल। हम क्यों खाएं 2 रुपए किलो का अनाज जिसमें कि कीड़े पड़े रहते हैं? हमें कमाने के अवसर दो, हम कमा के अच्छा अनाज ना खाएं, हम अच्छे चावल ना खाएं। तो ये जो अपाहिज बना दी ना जनता, क्योंकि बुद्धि नहीं है लोगों में समझने की, ये जनता को धीरे धीरे अपाहिज, कंगाल, दरिद्र, भिखमंगा बना दें की एक साजिश होती है देशों की। पर इनको समझ ही नहीं पाते। आप विदेश में जाके देखो, फ्री देते हैं चीजें, पढ़ाई फ्री कर रखी है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर रखी है, जो मिलनी चाहिए, जो हक है इंसान का। भारत में पढ़ाई फ्री है तो फ्री कैसी है तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो कहा जाता है स्पेशल ये कि टीचर्स को पढ़ाओ बेशक नहीं, अपने कागजी काम पूरे रखो। तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? फ्री देनी है तो अच्छी शिक्षा दो ना फ्री। और सरकार को देनी इसलिए चाहिए फ्री क्योंकि हम सबको टैक्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें सरकार तक हम पहुंचाते हैं। अब जैसे बहुत लोग कहेंगे तो भैया फ्री ये भी कर दो, भी सब कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये स्कीम्स तो बंद हो जानी चाहिए जिसमें लोगों को ये अपाहिज बना रहे हैं ना, सोचने समझने लायक नहीं रहते लोग और सोचते हैं पता नहीं सरकार कितना रहे। सरकार ये जो इस तरह की स्कीम्स चलाती है, इससे आप सब लोग बेवकूफ बनते हैं। हमें डिमांड करनी चाहिए पढ़ाई फ्री हो, अच्छे वाली। सारे स्कूलों को आप एक लेवल का बना दो तो कितनी अच्छी बात है। पर दिक्कत क्या है? सरकार वो चाहेगी नहीं, क्योंकि पढ़ लिख के तो लोग भैया डिमांड करते हैं अच्छी अच्छी, फिर वो अपने हक की बात करते हैं, वो लड़ाई पे उतर आते हैं, वो अपनी आवाज उठाते हैं, वो सही तरीके से, जो संवैधानिक तरीका है उससे अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, फिर सरकार फंस जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी फ्री के नाम पे आप सब जानते हैं सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है। कोरोना में लोगों ने देखा ना, पानी भी नहीं मिला लोगों को। तो इन चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ते लिखते नहीं है। लोगों का ध्यान किस पे? मुफ्त में कौन सी स्कीम आएगी जो कि उसकी अगली पीढ़ी को भी भिखारी बना देगी। तो जितनी ये स्कीम्स है ना, जब ये सरकार इनको लॉन्च करे, अगर लोग समझदार हो तो लोग इनके एंटी हो जाएं कि भैया स्कीम क्यों लॉन्च करते हो तुम, ताकि लोग और भिखारी और बेवकूफ बनते रहें। तुम अच्छी चीजें क्यों नहीं लॉन्च करते फ्री में, कि पढ़ाई ऐसी कर देंगे पूरे देश में एक सिस्टम से कि हर इंसान, अब ना सही मान लिया भारत गरीब है, मैं भी मान गई भारत गरीब है, 20 साल बाद तो ठीक हो सकता है, अब से काम करना स्टार्ट कर दो। अब जो बच्चे पहली में आ रहे हैं उनके ऊपर ढंग से काम हो तो 12 साल बाद जब वो 12वीं करेंगे तो क्या वो समझदार नहीं बन सकते? लेकिन करे कौन? इसकी जरूरत ही नहीं समझी जाती। चलिए, ये आदमी आपके और मेरे पैसों के बारे में लिखता है, बहुत अच्छी बात है, सरकार के खर्चों की गलतियां निकालता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये निकाल के उन गलतियों को, उस फाइल को, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को दे देता है और राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को दे देता है। तो राष्ट्रपति आप सब जानते हैं पीएम जैसा चाहेगा वैसा करेगा। पीएम के खर्चे लिख रखे हैं, मंत्रियों के खर्चे लिख रखे हैं, सरकार के खर्चे लिख रखे हैं, कमियां भी तो निकलती होंगी खर्चों में। फाइल किसको पकड़ा दी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने वो फाइल पकड़ा दी संसद में कि भैया ये आई है रिपोर्ट,
रिपोर्ट कैग की, और संसद ने वो दे दी पीएसी को, उस पर डिस्कशन कर लो। तो ये सब चीजें ना ऐसी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी गोलमाल कर रखी हैं चीजें कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता भारत में चल क्या रहा है, जबकि हमारा हक है ये जानने का, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। टैक्स देने वाले इंसान को पता होना चाहिए कि इस देश में इस साल इतने रुपए रोड बनाने पे खर्च कर दिए, इतने रुपए अस्पतालों में बेड बनाने पे खर्च कर दिए, इतने रुपए की यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिए नए, या इतने पैसे के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामान खड़े कर दिए। लेकिन दिक्कत की बात है कि आपको और मुझे चीजें पता ही नहीं चलती, क्योंकि रिपोर्ट सारी कहाँ चली जाती हैं, उस संसद भवन के पटल पे, जो संसद का पटल है ना, टेबल है, उस पे रखी जाती हैं। अब ना आपको पता ना मुझे पता, पैसा हमारा यूज कर रही है सरकार, सरकार ही डिसीजन ले रही है सही किया गलत किया महालेखा परीक्षक के फॉर्म में, और फिर वो रिपोर्ट भी खुद ही डिस्कशन में जा रही है। तो कहीं कहीं लगता है कि ये सब चीजें क्यों ना पब्लिकली बताई जाए, लेकिन पब्लिकली बताने के लिए पब्लिक की समझ होना भी तो जरूरी है ना, इसको समझने वाली भीड़ भी तो होनी चाहिए जो एनालाइज करे कि गलत किया सरकार ने या सही किया सरकार ने, ये सरकार अच्छे काम कर रही है, ये सरकार गलत काम कर रही है। उसके लिए क्या जरूरी है, पढ़ाई। इसलिए पढ़ा करो ताकि अब ना सही 20 साल बाद कभी डिमांड उठे इन सब चीजों की। आगे देखें राज्यपाल, देखो यहां तक देश का सब कुछ खत्म हो गया मेन। अब देश जैसी चीजें कॉपी कौन करता है, राज्य। तो अब सब चीजें ना रिपीटेड चलेंगी, जैसी पहले पढ़ी वैसी वैसी सी चीजें चलेंगी। यहां तक आप अकेले अकेले पढ़ रहे थे, जैसे आपने इससे पहले ये नहीं पढ़ा महालेखा वाला, आपने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ा, यहीं से शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट 124 से। इससे पहले आपने पार्लियामेंट नहीं पढ़ा, यहीं से स्टार्ट हुई थी। ऐसे ही आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इससे पहले नहीं पढ़े। लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे यहाँ से 153 से, यहाँ से आप रिपीट फील होगा आपको बार बार, क्योंकि ये सब वैसे ही काम करेंगे जैसा देश कर रहा था। तो देश ने जो काम किया वही राज्य करेगा। तो देश में राष्ट्रपति था, यहाँ राज्यपाल होगा। देश में उपराष्ट्रपति था, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, जहाँ नहीं बनेगा। देश में मंत्री परिषद थी, राज्य में होगी। वहाँ सीएम था, यहाँ वहाँ पीएम था, यहाँ सीएम होगा। वहाँ विधानसभा, राज्यसभा थी, लोकसभा, यहाँ विधानसभा, तो सब कुछ रिपीट चलेगा। ठीक है। अब देखो गवर्नर स्टार्ट हो गया। अब जिसको राष्ट्रपति याद है उसके लिए गवर्नर बहुत मजाक है। राष्ट्रपति क्या था याद करना एक बार, 52, 54, 56, 58 ट्रिक बताया था। PETQ, पेट क्यू याद किया था ना, प्रेसिडेंट, इलेक्शन, टाइम पीरियड या टेन्योर, क्वालिफिकेशन। 52, 54, 56, 58। फिर इनके बीच बीच के मैंने कहा था जोड़ के याद कर लेना। 52 में क्या था, प्रेसिडेंट। 53 में कार्यपालिका से जुड़ा। फिर 54 में क्या था, इलेक्शन। इसमें 55 में क्या होगा, इलेक्शन का प्रोसेस। 56 में क्या था, टेन्योर। 57 में क्या था, री इलेक्शन। 58 में क्या था, क्वालिफिकेशन। 59 में क्या था, कंडीशंस, किन कंडीशंस पे आप नहीं बन सकते, लाभ का पद वगैरह। फिर 60 में क्या था, शपथ। 61 में क्या था, महाभियोग। सेम तो रिपीट होगा यहाँ। जिसको वो आता है उसके लिए ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो आर्टिकल 153, पहले तो याद करो कौन सा भाग स्टार्ट हो गया। ये हमने भाग 1 देखा था 1 से 4 तक, 2 देखा था 5 से 11, 3 देखा था 12 से 35 आर्टिकल्स बोल रही हूँ और भाग, 4 देखा था 36 से 51, 5 देखा 52 से 151। अब 152 से स्टार्ट होता है भाग 6। ठीक है। उस 152 में क्या है, 152 में लिखा है कि राज्य भारत के परिसंघ की इकाई है। जैसे था ना पहले में भारत राज्यों का एक संघ है, वो भारत की बात करता था। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं राज्य भारतीय परिसंघ की एक इकाई है। पहले कह रहे थे भारत राज्यों का एक संघ है, आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 152 में क्या कह रहे हैं, राज्य भारत के परिसंघ की एक इकाई है। यहां से स्टार्ट होता है भाग 6 जो राज्यों की बात करेगा। और कितने से, 152 से 237 तक था, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। वो 51, वो कितने से था, 52 से 151, भाग 5 पूरा देश था उसमें। अब भाग 6 स्टार्ट हो गया, कितने से स्टार्ट हुआ, 152 से 237 तक। कॉपी करेगा पूरा, जैसा देश वैसा राज्य। ठीक है। तो चलो देखें, 153 कहता है राज्यपाल के बारे में, क्योंकि 152 तो बताएगा कि ये एक इकाई है, यूनिट है। तो 153 राज्यपाल, सेम ऐसे जैसे वहां राष्ट्रपति था। 154 उसकी कार्यपालिका, वहां भी ऐसा ही था कार्यपालिका। 155 कहता है नियुक्ति, PET है, ध्यान से देखो, P वहां प्रेसिडेंट था, यहाँ राज्यपाल है बस। ठीक है। PET याद है ना, PETQ सेम देखना, ये प्रेसिडेंट की जगह राज्यपाल हो गया। E इलेक्शन, इलेक्शन नहीं होता, इसकी नियुक्ति होती है। T मतलब टाइम पीरियड, और उसके बाद क्वालिफिकेशन आएगा, देखो ये रहा क्वालिफिकेशन, उससे अगला शर्तें, उसके द्वारा शपथ। सब कुछ सेम है। राष्ट्रपति आता है तो राज्यपाल, बहुत आसान है। राष्ट्रपति नहीं याद किया तो फिर आपको याद नहीं होगा। देखें जरा, तो 153 राज्यों के राज्यपाल की बात करेगा।
आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, हर राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है, और अगर संसद चाहे तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का भी एक राज्यपाल बना सकती है। राज्यपाल की एज सच कोई बहुत ज्यादा काम या जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति देश का प्रधान था, ऐसे ये राज्य का हेड है। इसी के अंडर सारे इसी के नाम से काम किए जाते हैं, और राज्यपाल के पद की कीमत बहुत ज्यादा है, गरिमा है बहुत ज्यादा। तो इस पे बैठने वाले आदमी जो है ना, आप ये मान लीजिए सीएम खड़ा होगा अगर राज्यपाल आएगा तो राज्यपाल की रिस्पेक्ट बहुत है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन था, इसका इलेक्शन नहीं होता। राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो आप और मैं नहीं थे, एमपी एमएलए थे। इसका कोई इलेक्शन नहीं होता, इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और मैं आपको बता दूं, 100% जिस देश में, जैसे इंडिया की बात करें, जिस पार्टी की सरकार होगी, या कह लीजिए जिसका पीएम होगा, पीएम के चहेते लोग ही 100% राज्यपाल बन पाते हैं। क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए जो बहुत बेसिक योग्यताएं हैं वो तो बहुत दुनिया पूरी कर लेती है, लेकिन उसके बाद राज्यपाल बनने में मर्जी चलती है पूरी की पूरी पीएम की। पीएम राष्ट्रपति को कहता है सर इस आदमी को राज्यपाल बनाना है, और तुरंत से राष्ट्रपति चाहे ना चाहे राज्यपाल उसको बना देगा। राष्ट्रपति की मर्जी से राज्यपाल नहीं बनता, बनाने वाला राष्ट्रपति ही है। जो उसको नियुक्ति पत्र देगा ना, वो राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति के चाहने ना चाहने से उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। वो नहीं चाहता, पीएम चाहता है बने, तो भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति दिखावटी प्रमुख हैं आपके। ओरिजिनल पावर कौन रखता है? आपका पीएम और आपका सीएम। तो पीएम के चहेते आदमी ही आज की डेट में या पहले भी भारत में राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है। और आज जितने भी राज्यपाल हैं ना, तुम अपने आप गूगल पे सर्च करना, हर एक का संबंध बीजेपी से या आरएसएस से मिलेगा। आज की डेट में एक भी राज्यपाल नहीं होगा जो बीजेपी और आरएसएस से संबंधित ना हो। जितने हैं टोटल को आप किसी को खोल के पढ़ लेना, लिख देना बेशक। जैसे किसी को भाई ज्यादा जानना है तो प्रेजेंट गवर्नर्स इन इंडिया, तो उसमें गवर्नर्स के नाम आएंगे। आप एक एक की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, या तो वो आरएसएस के आदमी मिलेंगे या फिर वो बीजेपी के बड़े आदमी मिलेंगे। कोई भी आपको कांग्रेस का आदमी आज की डेट में राज्यपाल नहीं मिलेगा। जब कांग्रेस का राज होगा तो कांग्रेस वाले मिलेंगे सारे, हमेशा ऐसे ही होता है। तो क्या कहते हैं, राज्यों के राज्यपाल था, फिर इसकी कार्यपालिका, जैसे राष्ट्रपति और कार्यपालिका थे। इसके बाद इसकी नियुक्ति क्यों? क्योंकि इलेक्शन नहीं होता। वहां पीईटी है, यहाँ गवर्नर, फिर नियुक्ति है। वहां था इसका इलेक्शन, निर्वाचन, यहाँ नियुक्ति। और 56 में क्या इसके आगे? इसकी पदावधि, इसका टेन्योर। तो पीईटी थे ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन टेन्योर या टाइम पीरियड, यहाँ भी ऐसे ही है। पहले राज्यपाल, फिर कार्यपालिका शक्ति, फिर इलेक्शन की जगह इसकी नियुक्ति, और उसके बाद पदावधि। कितनी? 6 साल, ये 5 साल, 6 नहीं, इसकी 5 साल है। 157 क्या कहता है? जैसे वहां थी पीईटी क्यू था ना, यानी क्वालिफिकेशन, फिर शर्तें, सेम बात। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं मतलब होता है एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे क्या कहेंगे, 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो, बेसिक बात है। ठीक है, उसके बाद 158, इसके लिए शर्तें क्या है? शर्त वही होती है, लाभ के पद पे ना हो, एमएलए एमपी ना हो वो कहीं का। 159 कहता है शपथ कौन दिलवाएगा? तो राज्यपाल द्वारा शपथ ली जाएगी। राष्ट्रपति ने, याद करो, किसके सामने शपथ ली थी? अपनी टक्कर का कौन था? सीजेआई की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति। सेम नीचे आ जाओ राज्य में, राज्यपाल और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वाला, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट शपथ किसके सामने लेगा? राज्यपाल। सेम कॉपी कर दी। वहां कौन कौन खड़े थे? राष्ट्रपति और सीजेआई। यहाँ खड़ा है राज्यपाल और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। आई मत बोलना, सीजेआई नहीं है वो चीफ जस्टिस है, सीजे है, लेकिन किसी विशेष कोर्ट का। ठीक है, तो ये कहते हैं किसका? तो राज्यपाल के लिए शर्तें होगी, प्रतिज्ञान, ये राज्यपाल द्वारा शपथ। तो शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। क्या एक राज्य का एक ही हाई कोर्ट होगा? हो भी सकता है और नहीं भी, 2 राज्यों के भी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का इकलौता साझा हाई कोर्ट है। दिल्ली छोटी सी है, अपना अलग हाई कोर्ट है दिल्ली का, सिर्फ अकेला यूटी है। ऐसे ही साझे के बहुत सारे हाई कोर्ट हैं। केरल वाला हाई कोर्ट जो है ना, वो लक्षद्वीप वाले भी यूज करते हैं, उसी को हाई कोर्ट बनाते हैं वो भी। ऐसे महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है ना, मुंबई वाला, इसमें पूरा महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, दादर नागर हवेली भी है, दमन दीव भी है। तो साझे के भी हाई कोर्ट्स हैं। 160 कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों मतलब काम, कृत्यों का निर्वहन, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो राज्यपाल के काम को कैसे कौन करेगा, इस बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। ये सेम बातें रिपीट हो रही हैं। 161 कहता है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के
निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। आपको याद है राष्ट्रपति किसी के दंड को कम कर सकता था, माफ कर सकता था, बिल्कुल खत्म भी कर सकता था, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता था। याद होगा ना ये सब। ये कहाँ था? आर्टिकल 72 में। सेम ऐसी बातें, लेकिन मृत्यु दंड शब्द नहीं आया। ध्यान से देखो, क्षमा कर सकता है, कुछ मामलों में दंड के आदेश का निलंबन, सस्पेंड कर सकता है, 6 महीने और आगे बढ़ा दिया। मैंने एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कोई महिला है जिसके पेट में उसका बच्चा है 3 महीने का, उसको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी, तो ये थोड़ी कि उसको फांसी दे देंगे, बच्चा मरे तो मरे, नहीं, फिर उसकी फांसी को 6 महीने के लिए टाला जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, उसकी प्रकृति में बदलाव कर सकते हैं। कह दें कि भाई बच्चा जन्म होने के बाद भी इसको फांसी देना गलत होगा, क्योंकि 6 महीने बच्चे को माँ चाहिए, इनफैक्ट 1.5-2 साल चाहिए, तो हो सकता है उसकी सजा का थोड़ा प्रकृति बदल दे और कह दे आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि भाई जीवन का एक लंबा टाइम पीरियड सारा उसको जेल में ही काटना है। तो इस तरह से ये सब शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी थी और इसके पास भी हैं। ठीक है, इसके बाद है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। देखो यहाँ 10-10 पे अंतर आएगा, वहां 11-11 पे अंतर था, याद है? 52, 63 और 74। यहाँ 100, यहाँ क्या लिखा है? 163 ना, 152 में देखो राज्यपाल था, ये देखो 52 सॉरी 53 में, 53 से 63 आ गया ना, 10-10 का अंतर है। वहां 11-11 का, यहाँ 10 का। राज्यपाल आ गया 164 में, देखो 63 में सॉरी, इसमें मंत्री परिषद आ गई। ठीक है, तो ये 10-10 के अंतर पर है। मंत्री परिषद आ गई मतलब कौन आ गया? सीएम आ गया। जैसे वहां कौन आया था? पीएम, ऐसे यहाँ सीएम आ गया। इसके बाद जैसे वहां था ना हमारा महान्यायवादी 76 में, ऐसे यहाँ है महाधिवक्ता, सेम कॉपी, बस ये राज्य के लेवल पे हो, देश के लेवल पे। फिर राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। कैसे? राष्ट्रपति और पीएम के रिश्ते भी थे, बिल्कुल आर्टिकल 78 में थे, सेम कॉपी कर दिया। यहाँ 167 में राज्यपाल और सीएम के रिश्तों की बता दी। 200 आर्टिकल कहता है, ये काम का है थोड़ा सा, ये कहता है अगर किसी विधेयक पर राज्यपाल को लगे जरूरत तो वो राष्ट्रपति से डिस्कशन के लिए उसको रोक सकता है कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा विधेयक पे, मैं पहले राष्ट्रपति से डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल 200 कहता है विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति, जब हम पढ़ेंगे ना विधेयक, तो मैं बताऊंगी राष्ट्रपति हर हाल में कंपलसरी साइन करता है कुछ कंडीशंस में। यहाँ कह दिया राज्यपाल रोक लेगा विधेयक को, उस पर साइन नहीं करेगा और राष्ट्रपति के लिए वो विचार के लिए रख सकता है आर्टिकल 200 के तहत। तो ये आर्टिकल 200 है। इसको ज्यादा अच्छा समझ पाओगे जब विधेयक पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 82 से लेकर 122 तक की बात करेंगे ना कहीं कहीं से, तब ये समझ में आएगा। 213 क्या कहता है? जो 1-2-3 ने कहा था, क्या था वो देखें। विधानमंडल अगर विश्रांति काल में, यानी लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही, विधानसभा विधान परिषद की, उस टाइम पे अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। अब ये अध्यादेश क्या है? राष्ट्रपति का टॉपिक जब डिटेल से पढ़ेंगे पूरा, तब अध्यादेश बहुत अच्छे ढंग से मैं समझा दूंगी। अभी समझ लो बस एक लाइन में, ऐसा कानून जो एक आदमी ने बना दिया, उसमें ना लोकसभा थी, ना राज्यसभा थी, ना विधानसभा थी, ना विधान परिषद थी, वो या तो राष्ट्रपति ने बना दिया या राज्यपाल ने। देश का कानून बनाया तो राष्ट्रपति ने बना दिया, राज्य का बनाया राज्यपाल ने। वो कानून नहीं है, उसको आप कानून या लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते, उसको आप कहते हैं अध्यादेश, उसको आप कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस बेसिकली कानून जैसा ही है, लेकिन वो एक आदमी ने बना दिया, बाद में जाके उस पर डिस्कशन होगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर वो पारित कराना पड़ेगा, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। अभी सिर्फ इतना समझो, 1-2-3 और 213 ये दोनों आर्टिकल अध्यादेश की बात करते हैं। 1-2-3 राष्ट्रपति की पावर है और 213 राज्यपाल की पावर। 1-2-3 राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल। ठीक है, ये सब रिपीटेड था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और जब आते हैं ना क्वेश्चन, तो ज्यादातर आते हैं ओरिजिनल वाले से, उसके कॉपीड में से कम आते हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय है, इसको कल पढ़ेंगे। आज हमने राज्यपाल के बारे में जाना, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जाना, यहाँ से पढ़ा आज हमने। तो जो ज्यादा काम का है, 81 के बाद विधेयकों को हमने छोड़ दिया है, वो हम प्रॉपर तरीके से चरणों में पढ़ेंगे। हमने 124 पढ़ा, बहुत ज्यादा काम का। 124 में सुप्रीम कोर्ट था, इसके बाद और ज्यादा काम का था हमारा। इसके बाद 143 जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। 148 भी काम का है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग है, आपके मेरे पैसे के बारे में पूरी रिपोर्ट बनाता है, पर रिपोर्ट सौंपता किसको? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद में पीएसी को देते हैं। राज्यपाल 10-10 के अंतर पे आएगा, जैसे वहां 11-11 पे था, यहाँ 10 पे। तो पहले राज्यों की बात करेगा 152, फिर 153 राज्यपाल की, तो 163 किसकी बात करेगा? सीएम की बात करेगा, मंत्रिपरिषद की। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा। वहां PETQ था ना, तो P के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह राज्यपाल आ गया। E इलेक्शन था एक छोड़ के, तो यहाँ भी, यहाँ इलेक्शन नहीं, नियुक्ति होगी। वहां T टेन्योर था, यहाँ ये रहा टेन्योर।
ठीक है। इसके बाद इसकी योग्यताएं, इसकी शर्तें, फिर इसकी शपथ, सब कुछ वही सेम चीजें हैं। वहां 72 में माफ करता है, यहाँ 161 में माफ करता है। और इसके बाद ये देखो, ये रहा मंत्री परिषद, 153 से 163 में मंत्री परिषद आ गई, ठीक है। उसके बाद 200 में ये कह सकता है मैं साइन नहीं करूंगा, मैं राष्ट्रपति के साथ डिस्कशन करूंगा। 213 क्या है कि भाई अगर सेशन नहीं चल रहा है तो ये कानून बना सकता है। 123 में राष्ट्रपति ने कानून बनाया था अध्यादेश के नाम से, यहाँ राज्यपाल कानून बना देगा अध्यादेश के नाम से, ठीक है। चलो कल हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ये बहुत टफ नहीं है और ये एक एक याद नहीं करना, जो मैंने मेन बताया ना उनको पढ़ लें। 124 बहुत बार आता है, 147 भी बहुत बार पूछ लेते हैं, जैसे 213 बहुत बार आता है, 123 आता है। तो इस तरह के हैं जो आपको थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। राज्य वाले थोड़े पढ़ने से काम चल जाएगा, देश वाले याद कर लेना, क्योंकि देश के याद होंगे ना, जब राष्ट्रपति याद होगा तो ही राज्यपाल समझ में आएगा। राष्ट्रपति के आर्टिकल याद होंगे तो राज्यपाल के अपने आप याद हो जाएंगे, रटने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जैसी उसकी पावर्स उसकी चीजें थी ऐसी सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां निर्वाचन था, यहाँ नियुक्ति आ जाएगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वहां राष्ट्रपति था, यहाँ राज्यपाल आ गया, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, ठीक है। चलिए, आज हमने बहुत सारी चीजें जान ली। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी होगी कि पेपर्स, क्योंकि अब आपने पढ़ा ना आजकल एक्टिव हैं लोग सोशल मीडिया पे, हरियाणा के एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा हलचल है राजनीतिक गलियारों में भी, क्योंकि सरकार चाहती है उनकी इमेज थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए। तो उम्मीद है जब चीजें हम नॉर्मल होने लग गई ना, क्या पता इस 15 से खुल जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी, क्योंकि ये कल आपने देखा होगा ये बात जो है मीडिया ने भी बहुत इसमें सहयोग दिया और मीडिया ने ये बात पूछी है मंत्रियों तक। तो कल मैं देख रही थी एजुकेशन मिनिस्टर्स के सामने भी वो क्वेश्चंस उठ रहे थे कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आप कब खोलेंगे, क्योंकि मार्केट तो खुल गए, छोटे छोटे बच्चे मार्केट में घूम रहे हैं, दुकानों पर आप जाइए तो छोटे छोटे 6-6 साल के, 5-5 साल के, 3-3, 2-2 साल के गोद के बच्चों को लेके माएँ आई हुई हैं। तो अगर इतना ही खुल गया है मार्केट तो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्यों बंद है? और 9वीं से 12वीं क्यों नहीं खोल के एक एक्सपेरिमेंट करते, क्योंकि 9वीं से 12वीं का बच्चा तो वैसे भी रोज मार्केट में जा ही रहा है किसी ना किसी बहाने से। तो अब देखते हैं, सरकार के कानों तक तो गई है बात कि वो कब खोलती हैं। खुल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आप लोगों को ना लाइव क्लासेस क्लास वाली दिखेगी। क्लास की पढ़ाई में एक अलग मजा होता है, जैसे ऑनलाइन में ना ये तो ये है कि भाई कुछ भी नहीं तो क्या करें, तो चलो ये चलेगा। अदरवाइज सबसे बेहतर होती है जब बच्चा टीचर के सामने खड़ा होकर पढ़ता है। मैं अपनी बेटी को उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकती जितना वो क्लास में सीख सकती है। 9th क्लास मेरे लिए बहुत आसान चीज है ना, मेरे लिए चुटकियों का काम है, लेकिन मैं कभी नहीं सोचती कि मेरी बेटी मेरे पास पढ़े। मुझे लगता है उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा जब वो स्कूल जाएगी, जब वो टीचर से सीखेगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को वो नहीं सिखा सकते जो सोसाइटी उसको सिखा देगी। और जो तुम लोग भी ना एक एक बैठे हो, एक एक बैठ के कुछ टाइम तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो जो एक फीलिंग होती है कि यार सब लोग पढ़ रहे हैं, सबको आता है, सब आगे निकल गए, उसके बिना ना मोटिवेशन कहीं ना कहीं अपने आप कम होता जाता है। तो जब कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो क्या करें? तो ये है, ठीक है भैया बैठ के पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि आप जाके पढ़ सकते हैं तो सबसे बेस्ट होता है ग्रुप्स के बीच में पढ़ना। उसमें आपके अंदर अपने आप एक प्रेरणा आती है, एक प्रोत्साहन आता है, एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन की फीलिंग आती है, और उसमें आदमी को लगता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं। मैंने पढ़ाई की है इसलिए बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि सबको आ गया, मैं रह गई हूँ, और ज्यादा पढ़ने का मन करता था। फिर लगता था जब नींद आती थी ना कि यार सब लोग पढ़ रहे होंगे, मुझे नींद कैसे आ रही है? नींद भी नहीं आती थी। पढ़ने का अपने आप एक मोटिवेशनल फैक्टर था, क्लासरूम का माहौल, जब एक से एक बच्चा तेज तेज बोलता है, हमसे पहले टीचर ने क्वेश्चन पूरा नहीं किया उससे पहले आंसर्स दे रहे होते हैं, तो अपने आप को लगता है कि यार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया पढ़ रही है, तो वो बहुत जरूरी है। और उसमें वो जब खुल जाएगा तो फिर जब क्लासेस लाइव चलेंगी तो उसमें एक अलग ही मजा होगा। लेकिन तब तक नई बात बनती है, तब तक ये भी कुछ ना से कुछ बेहतर है, इसलिए ऑनलाइन भी बेहतर है अगर वो जल्दी नहीं खुल पाया तो। उम्मीद हमारी है कि खुल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं लगती? लगवा देंगे रीजनिंग की क्लास, एक कोई सी हटा के इनमें से रीजनिंग की एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे आर्टिकल पर? अब मैं मेरे ख्याल कल ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखो हम कितने 200 पे पहुंच गए हैं, 395 तक थोड़े इंपॉर्टेंट रह गए हैं। परसों शायद इसका टेस्ट चल जाएगा, तो आप देख लेना क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए आज इतना ही। 15 को आईसीएस खोल दो, सरकार से थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे बिल्कुल एंटी होकर सरकार से खोलेंगे तो फिर गलत होगा। सरकार के कानों में बात डालनी पड़ेगी कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सरकार तक आपकी बात पहुंच नहीं पाती है। जब तक आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ना मिले ना, आपकी बात सरकार सुनेगी नहीं। तो वो सरकार तक सुनाने के लिए टीवी और इन सब पे चीजें, खबरें जो हैं, लगातार परिमल सर इनके कॉन्टैक्ट में है कि भाई बच्चों की बात को पहुंचाओ। और जब क्वेश्चन होंगे ना मंत्रियों के सामने बार बार जब सीएम तक ये क्वेश्चन पहुंचेगा कि
कि जब सब कुछ खुल सकता है तो स्कूल क्यों बंद है। और ठीक है, छोटे बच्चे हैं, आप उनके बंद रखो, 9वीं क्लास से तो कम से कम बेस बनता है बच्चे का भविष्य के लिए, उसको तो खोल दो, तब शायद ये लोग काम करेंगे। चलिए आज इतना ही बातचीत करेंगे, बाकी अब कल, आज इसको तैयार कर लेना इस टॉपिक को, कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।